कर दीजिए स्टार्ट। कैसे थी? सेम लोगों में सेम थी। ठीक, मान लीजिए मैं हूं तो मैं अपने बराबरी के लोगों के साथ जो बिहेव कर रहा हूं, दैट कॉल्ड इक्वलिटी। लेकिन क्या मेरी गारंटी कि मैं अपने से नीचे वाले के, अपने ऊपर वाले के साथ व्यवहार कैसे करूंगा, बिहेव कैसे करूंगा? समझ रहे हो? तो 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वहां से 3 शब्द निकल के आए, 3 वर्ड बेटा। कौन कौन से? लिबर्टी, फेटर्निटी। कितने वर्ड निकल के आए? 3 वर्ड निकल के आए। एक का नाम था, एक मिनट अभी रुकेंगे, इक्वलिटी, क्या है ये? यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, यहीं से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में गया। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या था? लिबर्टी। और तीसरा था फेटर्निटी। इन 3 ही शब्दों ने इक्वलिटी को डिफाइन किया, इन्होंने ही लिबर्टी को डिफाइन किया, और इन्होंने ही फेटर्निटी को, बंधुता, है बंधुता का मतलब होता भाईचारा, है नी? ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। भाईचारा नया तो नहीं होना चाहिए, नया नहीं है। भाईचारा क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, और अगर आपको कोई लॉस होता तो मुझे भी दुख होता है, और मुझे होता तो आपको भी दुख होता है। ये है हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है वो है फेटर्निटी। तो ये फेटर्निटी को अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया, और इन्होंने इस बात को डिफाइन करने के लिए आप देखेंगे कि 4 तरह की इक्वलिटी की बात की गई। एक लीगल इक्वलिटी, ये क्या है भाई? लीगल इक्वलिटी क्या है? राइट टू अपॉर्चुनिटी। क्या थी? राइट टू अपॉर्चुनिटी। ठीक, इसमें आपने देखा होगा हॉब्स है, लास्ट की है लॉक है। लॉक ने एक स्पेशल बात कही, लॉक्स ने और बेंथम ने, स्पेशली बेंथम ने एक बात ये कही, हाँ, इस इक्वलिटी के बारे में कि 1 पर्सन 1 वोट का राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 पर्सन 1 वोट की इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक, दूसरी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ में क्या है? कानून की सुपरमेसी है, कानून सबसे ऊपर है, कानून किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करेगा। इसका मतलब टोटल बात ये हुई कि इन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई। किसकी बात की गई? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये क्या है भाई? ये कहता है समान लोगों में, इक्वल लोगों में क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। अब जो असमान लोग हैं, जिन्हें इसकी जरूरत है, उनके बारे में इसने कोई बात नहीं की। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात इसने नहीं की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये है कि मान लीजिए एक हाथी से कहेगी आपको पेड़ उखाड़ना है, और खरगोश से भी कहीं पेड़ उखाड़ना है, तो काम क्या है? पेड़ उखाड़ना है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस पे हो रहा है? वर्क के बेस पे हो रहा, नहीं हो रहा? कि काम क्यों दोनों को किसे दिया है, और दोनों की जो हेल्थ है वो क्या है? वो अलग अलग है। एक 200 केजी के रेसलर के सामने आप 45 केजी का कोई सोमो ला कर रख दो, बोले भी चलो, काम क्या है? इक्वल है। क्या है? रेसलिंग करनी है, लेकिन जो सिचुएशन है वो क्या है? वो अलग अलग है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है। बात यही समझनी है आपको। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है, कानून के सामने सब समान है, लेकिन कानून का इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है। भाई इक्वल प्रोटेक्शन कब होता? जब हाथी से कहते कि भाई आपको तो पेड़ उखाड़ना है, ट्री को उखाड़ना है,
और खरगोश से कहते भाई आपको इतने टाइम में इतनी घास काटनी है। इक्वल प्रोटेक्शन हो जाता नहीं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कौन सा, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसा है, रैशनल है या नहीं है? रैशनल है या नहीं है? रैशनल है नहीं है। अब खरगोश कैसे, अब एक चीते से आपने कहा कि भाई आपको 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है, और जो कछुआ होता है जानते हो ना, उससे कहो आपको भी 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो इक्वलिटी बिफोर तो लॉ तो है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। उससे कहा जाए कि तुझे 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है, और कछुए से कही जाए कि तुझे 100 मीटर दौड़ना है। तो अब चीता कहेगा सर ये कौन सी बात हो गई, टाइगर कहेगा भाई ये कौन सी बात हो गई, आप मुझसे कह रहे हो 5 किलोमीटर दौड़ो, ये 100 मीटर दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन समान करनी है हमें, समान है नहीं, करनी है हमें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो यूके का रूल ऑफ लॉ है वो कहाँ की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात तो करता है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात नहीं करता। वो कौन करता है, यूएसए का कानून करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कौन करता है, वो करता है यूएसए का, कि समान लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो सेम होगा। लेकिन असमान और समान लोगों के बीच में, मतलब एक हाथी और एक खरगोश के बीच में कैसा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, रैशनैलिटी के आधार पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये बात इसने कही कि क्या होना चाहिए, रैशनैलिटी के बेस पर उसके साथ क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तब राइट टू इक्वलिटी मिलेगी, और राइट टू इक्वलिटी नहीं मिलेगी। आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं इस बात को, कि अभी मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, लीगल इक्वलिटी बताइए मैंने आपको, है नहीं। लीगल ये कितने टाइप की होती है, लीगल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, और इकोनॉमिकल। बस इसी के आसपास हमें ये टॉपिक खत्म करना है, ये 4 ही चीजें आपको समझनी है। और बेंथम ने क्या कहा है ये तो मैं बताऊंगा ही आपको। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और एग्जाम्पल वो ये है कि एक किसका, एक ए देखिए APPSC एग्जाम लेती है भाई, एग्जाम लेती है। अब इसमें जो कट ऑफ है वो जर्नल का कुछ और होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात, फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे। एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, है नहीं, और फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप्ड का अलग होगा। आप हमारी बात समझिए, क्यों है भाई ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये बात कहता ही नहीं। वो क्या कहता है, सब समान है नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, कि सभी लोग सेम है, सबकी जो मेंटली हालत है वो ठीक है, सबकी इकोनॉमिकली हालत ठीक है, सब सोशली मजबूत है। तो भाई साहब कहाँ हैं फिर तो अगर आप देखें कि जो हम ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण की, तो उसने क्या कहा, भगवान जी ने क्या कहा है, जो ये कौन है, ब्रह्मा, ब्राह्मण है, ये कौन है, क्षत्रिय है, टैक्स देने वाला कौन है, टैक्स मतलब इसमें किसान भी है, व्यापारी भी है, और जो ऊपर की सेवा है शूद्रा। तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि ब्राह्मण सब एक से, क्षत्रिय सब एक से, और वैश्य सब एक से,
और शूद्रा सब एक से। यानी कि जो इन्होंने ग्रुपिंग की है वो किस आधार पर की है? जो ग्रुपिंग हुई है किस आधार पर हुई है? ये रैशनैलिटी के आधार पर है? नहीं है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि ब्राह्मणों के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो कैसा होगा? सारे ब्राह्मणों का सेम होगा। क्षत्रियों के लिए बनेगा तो क्षत्रियों का सेम होगा। शूद्रा के लिए बनेगा तो शूद्रा का एक सेम होगा। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। मान लीजिए अब कोई लॉ बनना है हमें कि सबको यूपीएससी का एग्जाम देना है भाई, ये बात मानिए भाई। तो एग्जाम कैसे देना है? उससे पहले पीटी देना है, फिर मेंस देना है, फिर देन इंटरव्यू। अब मुझे बताएं, आप एग्जाम देने बैठ गए, क्या इसका बच्चा पास कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास एजुकेशन था ही नहीं। इसे आपने अपने पास बैठने ही नहीं दिया, इसे कभी स्कूल नहीं जाने दिया, इसे तो अपने विलेज के बाहर रखा। इस आदमी को मानसिक रूप से यानी कि मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया कि इसका दिमाग चलना ही बंद हो गया। डिस्क्रिमिनेशन ऐसा करा कि अगर ये कहीं दिख गया तो आपको स्नान करना पड़ गया, बाथरूम में चले गए सीधे। इसका टच हुआ आप पानी नहीं पी सकते, इसके पास में नहीं बैठ सकते। ये देखा है आपने या फिर मैं ही बता रहा हूं? सुना है आपने? है या नहीं है? अब मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं जहां होता है। आज तो हम सेकुलर कंट्री हैं, सबके साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कर रखा है हमने, कर रखा है नहीं? यहां हमने जनरल कैटेगरी की अलग मेरिट जाएगी, एससी की अलग जाएगी, एसटी की अलग जाएगी और फीमेल की अलग जाएगी। ये तो कर रखा है ना। तो ये क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। कैसा है? रैशनैलिटी के आधार पर है। यहाँ क्या होता था मैं बता रहा हूँ आपको। अभी भी आप अगर यूपी बिहार में जाकर देखेंगे तो जो उस कैटेगरी के लोग हैं वो आज भी उससे छोटी कैटेगरी के लोगों को अपने पास नहीं बैठने देते। खाना पीना बहुत दूर की बात है, खाना पीना बेटा आज भी बहुत दूर की बात है कि वो उनका टच हुई चीज नहीं खा सकते। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, उसमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। समझ में कहाँ आती हैं? रूट लेवल पे। एक एग्जाम्पल से आप मेरी बात समझिए कि अगर मान लीजिए आपको रेंट पे किसी का घर लेना है, दिल्ली की भी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो आपसे आपका नाम पूछता है और नाम आपका ऐसा है कि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा, तो वो आपके पापा का नाम पूछेंगे। और पापा का नाम भी ऐसा है कि वो खुद फिर फेल हो रहा है, तो वो पूछेगा कहाँ से आए हो, कौन कौन लोग रहते हैं आपके गांव में, आपके शहर में। वो कहीं ना कहीं ये बात पूछना चाह रहा है कि आप किस कास्ट के हो। और अगर उसकी सेम कास्ट के हो, यानी कि आप यहाँ आते हो, मकान किसका है, घर किसका है, इसका। अगर आप यहाँ आते हो तो एग्री, अन्यथा एक बात कहेगा वो, ठीक है देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप अपना नंबर दे जाओ। एक और आए थे, पहले उनसे बात कर ले। समझ रहे हो बेटा? ये सच बता रहे हैं हम आपको। हाँ, तो वो क्या है? वो इक्वलिटी भी फॉलो वाला है, डिस्क्रिमिनेशन है। किसके आधार पर? किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर। मैं आपको बता रहा हूं रिलीजन के आधार पर है। मैं बता रहा हूं जेंडर के आधार पर है। मैं बता रहा हूं कास्ट के आधार पर है, बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर है, रेस के आधार पर है। यही बात आपको पढ़ा लिखा के हम यही समझाना चाहते हैं जी। हाँ, तो मैंने आपको बताई नहीं भाई, शूद्रा है। अब पहले आप मेरी बात समझो थोड़ी सी, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसा है?
क्या रैशनैलिटी के आधार पर है, तार्किक है? नहीं है ना, तार्किक नहीं है। ब्राह्मण अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, क्षत्रिय अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, वैश्य, वैश्य मतलब ट्रेडर्स, टैक्स पेयर लोग जो है वो अपने लोगों को, ये अपने लोगों को। तो फिर ऑल इंडिया लेवल का कानून कहाँ है? यूपीएससी। मैंने कहा हमने ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें खत्म कर दी हैं, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो चीजें दिखती हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ, दिखती हैं चीजें। अगर ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशंस में तो जीरो कर रखी है कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई क्या होगा, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। किसके आधार पर? इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर, जेंडर के आधार पर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी दिखता है, ये है नहीं, लेकिन दिखता है। स्पेशली रूट लेवल पर, अगर आप जाकर विलेज लेवल पर देखो, आप किसी दूर दराज के गांव में, तो दिखता है भाई ये। तो आपको हमारी बात समझिए, अब पीटी हुआ किसका? यूपीएससी का। तो क्या ये इसका बच्चा पास हो सकता है अगर सीधा सीधा उसे बराबर नंबर पर दे दिया जाए? तो भाई मान लीजिए जनरल की, जनरल कट ऑफ गया 100, 100 का मतलब 50 क्वेश्चन उसने सही करे। तो क्या 50 क्वेश्चन करने की, सही करने की हालत इसमें ये हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या करा फिर भाई? इक्वलिटी बिफोर रूल ऑफ लॉ तो हमने भी ले रखा है, रूल ऑफ लॉ तो हमने भी इंप्लीमेंटेशन कर रखा, नहीं कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने नहीं लिया है, हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है, लेकिन कैसा है? रैशनल है। कैसा है? रैशनलिटी के आधार पर है। कैसा है? तार्किक है। हमने ग्रुप बनाए हैं, लेकिन कैसे हैं? तार्किक हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कही कि आप ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कैसे होनी चाहिए? रैशनल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फीमेल के लिए अलग कॉलेज बना रहे हो, जरूरी है, क्योंकि उसे भी नहीं पढ़ने दिया लोगों ने। आप एल्डोजर्स को पेंशन दे रहे हो, ठीक है, रैशनल है। अब आप कहने लगे सब पेंशन मुझे भी चाहिए, तो आपको कैसे मिल जाएगी? क्योंकि वो 60 प्लस के एज वाले लोगों को हम दे रहे हैं, और आप कहने लगे मुझे भी पेंशन चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से ये तो उसके साथ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अब आप समझ रहे हो ना? अब अगर रिजर्वेशन की बात आ जाए तो देखिए, मैं आपको दो बातें यहाँ बताना चाहता हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक रिजर्वेशन नहीं है, वो हमारे आपके बीच की बात है। देखिए, इंटरव्यू में तो आपको ऐसा कोई रास्ता निकाल लेना है, ये आपसे पूछा जाएगा कि हम बीच के रास्ते से निकल जाएं। अगर आप फेवर में बोलेंगे तो सामने वाले का पता नहीं किस मेंटेलिटी का है, और आप अनफेवर में बोलेंगे तो पता नहीं सामने वाला किस मेंटेलिटी का है, क्योंकि ऐसे चेहरे से तो किसी की पहचान हो ही नहीं रही, या हो रही है? चेहरे से पहचान तो हो ही नहीं रही, आप कौन है, मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, ये तो कोई पहचान है ही नहीं। तो इसमें एक बीच का रास्ता है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक? तो आप पहले मेरी बात समझ गए कि हमें जो इक्वलिटी चाहिए कैसी चाहिए? रैशनल टाइप में चाहिए, रैशनलिटी के साथ चाहिए, तार्किक चाहिए। ऐसा ना हो खरगोश और हाथी से कह दिया जाए कि पेड़ उखाड़ो भाई, तो हाथी तो यूं उखाड़ के फेंक देगा, और खरगोश से कहे भाई अरे भाई साहब मैं कैसे उखाड़ पाऊंगा? तो बोले फिर क्यों इक्वलिटी की बात करते हो, क्यों समानता की बात करते हो? जब आप समान हो ही नहीं तो बात क्यों करते हो? तो बोले सर हम पर्सन हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो गॉड ने हमें पैदा किया है वो कैसे पैदा किया है? समान पैदा किया है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं, हमें चाहिए इक्वलिटी। बोले भाई इक्वलिटी नहीं मिलेगी, किसे मिलेगी? हाथी हाथियों को मिलेगी। समझ रहे हो नहीं? क्यों मिलेगी? क्योंकि उनके अंदर वो पावर है, वो पेड़ उखाड़ देंगे। तो बोले खरगोश का क्या होगा? बोले आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसे ही एक्सप्लाइड होते रहो। तो फिर रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब रह गया? अगर चीजें सारी आज भी एक्सप्लाइड होती रहे, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के बेस पर, या रेस के बेस पर, तो फिर रूल ऑफ लॉ का और संविधान बनाने का मतलब क्या? हम तो पीछे वो मुगलों का और सुल्तानों का शासन ठीक था फिर हमारे लिए। तो कल समझ में आंदी है, थोड़ा पंजाबी बोल गया मैं। गल गल मतलब बात,
बात समझ में आती है नहीं? कोई बात नहीं। तो मेरा का मतलब है कि एक तो लीगल इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक, जो 1% 1 वोटिंग पे बात करे, इलेक्शन की बात करे, एक्टिविटीज की बात करें पॉलिटिकल में, जैसे कि इलेक्शन लड़ने की जो एलिजिबिलिटी हो किसके पास हो, सबके साथ हो। कोई भी एमपी बने, कोई एमएलए बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई मुख्यमंत्री बने, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। अब मान लीजिए जो ट्राइब बहुल एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अपना अरुणाचल प्रदेश, अगर यहाँ कोई जनरल कैटेगरी का सीएम बना दिया जाए या बाहर से लाके सीएम दे दिया जाए आपको, तो क्या वो आपकी बातों को समझेगा? तो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? रैशनल है। कौन होगा? किसी ट्राइब्स का ही होगा। वजह क्योंकि वो समझ सकता है सारी चीजों को। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होंगे वो कैसे होंगे? रैशनलिटी के आधार पर होने चाहिए। तो लीगल। पॉलिटिकल कैसा होना चाहिए? पॉलिटिकल कैसी होनी चाहिए भाई? पॉलिटिकल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए, सबको राइट टू अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कहाँ? गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, जहाँ भी मिले। कैसी होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक। वहाँ भी क्या करेंगे हम? प्रोटेक्शन तो करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन तो करेंगे हम, लेकिन कैसा होगा? रैशनल होगा। सोशली, सोशल की बात करते हो तो भाई बताइए आप क्या 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 चाहते हो? आप समाज में, सोसाइटी में क्या चाहते हो? भाई सबको बराबर राइट होने चाहिए। रिलीजन की फ्रीडम भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप कौन है भाई, बोले सिर्फ कौन, सारे हिंदुस्तान के लोग यानी कि भारत के लोग किसे मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ हिंदुज़्म रिलीजन को मानेंगे। तो यार मैं कैसे मान लूँ या आप कैसे मान लोगे? तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? राइट टू एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, राइट टू थॉट भी होना चाहिए, ठीक। तो क्या सोशल कैसा होना चाहिए? जहां कोई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पनिशमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो किसी के आधार पर, और जो एक लास्ट बचा इकोनॉमिकल, अभी अभी ना वो कर देंगे, आप टेंशन ना लो, मेरे पास ये है, मैं दिखाऊंगा आपको, ये पीपीटी है मेरे पास। बस मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ क्या चीज़ें समझनी। इकोनॉमिकल क्या होना चाहिए? सबके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, है नहीं? उसके पास एक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई सब्जी वाला है, ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या हम उससे ये पूछते हैं आप कौन, किस कास्ट के हो, किस जाति के हो, किस रिलीजन के हो? सीधे पूछते हैं भाई साहब ये सब्जी किस रेट में दी, इस रेट में भाई साहब दे दो इतनी हमें। अगर ये सब चीजें होती तो राइट टू इक्वालिटी तो हो जाती कि सब्जी वाले एक ही जाति के होंगे सारे, खरीदने कौन आएगा फिर? तो हमने ये चीजें सेकुलर शब्द लगाकर ये चीजें हमने बेटा खत्म कर दी कि भाई कम से कम हर काम आदमी को कोई भी कर लेगा। मतलब जो जाति होगी वो बर्थ से नहीं होगी, वो किससे होनी चाहिए? आपके किससे होनी चाहिए बेटा? काम से होनी चाहिए, ठीक। हर आदमी कोई भी काम कर सकता है, कोई रोकथाम नहीं होगी। कोई भी कोई ट्रेड कर सकता है, कहीं आ जा सकता है, कहीं जा सकता है। पब्लिकली प्लेस पर कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी। रेलवे के फर्स्ट एसी का टिकट लेने आप जाओ या मैं जाऊं, मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, वहां ये चीजें काम नहीं करेंगे। समझे भाई? तो हमें कितनी जगह बात करनी है? इतनी जगह बात करनी है। और ये बात जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इक्वलिटी की बात कौन कौन लोग करते हैं, कैसी कैसी बात वो करते हैं। देखिए भाई ये इक्वलिटी है। ग्रीक एज एंड मिडिवल एरा इज कंसिडर एज एज ऑफ प्रिविलेज। किसकी बात हो रही थी? इक्वलिटी की बात किस किस में हो रही थी? प्रिविलेज एंड इनइक्वालिटी। अगर ये चीज नहीं होती, किसी के पास प्रिविलेज नहीं होते, तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों होता? क्यों होता? आज जैसे हम लोग रह रहे हैं, अगर ऐसे ही पहले से रहते हुए आते
तो क्यों कहीं रेवोल्यूशंस होते इधर उधर की बातें होती रहती, सब शांति के साथ चल जाता। छोटी मोटी दिक्कतें हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर रहे हैं कानून के जरिए हम लोग। ठीक, तो क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, मॉडर्न एरा इन द फॉलोइंग थिंग्स। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए फॉर्मल इक्वलिटी, फाउंडेशन इक्वलिटी विच इंक्लूड द फॉलोइंग। मॉरल इक्वलिटी, नंबर क्या है, मॉरल इक्वलिटी। Moral equality. Hobbes said that each and everyone is rational, looking for self-preservation. क्या कह रहा है वो, कौन कह रहा है, हॉब्स कह रहा है। एवरीवन इज क्या है, रैशनल है। रैशनैलिटी तो अगर किसी आदमी को बेवकूफ़ कहते रहो तो वो खुद सोचने लगता है, बोले यार मैं बाकी बेवकूफ़ी तो नहीं हूँ, हो जाता नहीं। अब किसी कास्ट के या किसी जाति को आपने पहले से ही अनटचेबल बना रखा हो तो इन्फेरिटी तो उसके अंदर आ ही जाएगी। अब आप कह रहे हो उससे यूपीएससी का एग्जाम दो और 100 मार्क्स पे आपका होगा और 100 पे हमारा होगा, तो भाई साहब फिर तो सारे अफसर वही बन जाएंगे जो 100 करेंगे, वो कहाँ हो जाएगा उसमें। ठीक, जॉन लॉक क्या कह रहे हैं, natural right, life, liberty and property is available for every individual। क्या कह रहे हैं ये बात ये कह रहे हैं कि भाई देखो उन्होंने तो जो कई हॉब्स ने, लेकिन हम अगली बात ये बता रहे हैं कि नेचुरल राइट जिनका एक रूप हो सकता है ह्यूमन राइट, और ये यहीं से निकल के आते हैं ह्यूमन राइट क्या है, लिबर्टी, हर आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्रॉपर्टी भी रखेगा ये उसका राइट है, और कैसी है ये, इंडिविजुअल है। प्रॉपर्टी भी क्या है, उसका राइट है, और कैसी है वो, इंडिविजुअल है। ठीक, यहीं से बात निकल के आई कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट लोग कहाँ से निकले, यहाँ से निकले। प्रॉपर्टी किसकी है, जिसने अर्न की है। प्रॉपर्टी किसकी है, जिसने अर्न की है, उसकी है प्रॉपर्टी। लिखा कुछ थोड़ा बहुत, लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं, एक दो पॉइंट जैसे कि लॉक ने बोला है, लॉक की बात लिख ली है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर एवरी इंडिविजुअल। बर्थ, हाँ बिल्कुल, नोट तो मैं दूंगा आपको, वो सारी चीज़ें दूंगा, आप समझ लो चीज़ों को। जैसे कि मैंने वो इक्वलिटी बताई है ना सारी आपको, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर इन कॉन्सेप्ट को समझ गए आप, तो फिर जब हम फंडामेंट राइट अपने संविधान के पढ़ेंगे तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कहता है कि एक डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 13 में बताया गया कि किस किस कौन कौन कानून नहीं बनाएगा। 13 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्लॉज है उसके। ठीक, तो वो कहता है कि कोई भी कानून जो आज़ादी से पहले का था, इंडिपेंडेंस से पहले का था, ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के बाद अगर वो डिस्क्रिमिनेशंस कर रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सेकंड में ये बात कहता है, 13 के सेकंड में वो ये बात कहता है कि अगर पार्लियामेंट यानी कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो जो फंडामेंटल राइट को क्या करता हो, वायलेंस करता हो या कम करता हो या छीनता हो वगैरह वगैरह,
13 का 4 ये बात कहता है कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है। इसमें कोई ऑर्डिनेंस नहीं इशू होगा, कोई लॉ नहीं बनेगा, कोई बाई लॉज नहीं बनेगा, कोई रूल नहीं बनेगा, कोई ऑर्डर नहीं निकलेगा जो वायलेंस करे भाग 3 को, यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेंस करता हो, ऐसा कोई नहीं। और अगर बना तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगा, नल एंड वाइड कर देगा। आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ, अगर वो कोई स्टेट स्पेशली किसी कम्युनिटी के लिए इस बेस पे कि उनका इकोनॉमिकली और सोशली कौन है, वीकर्स हैं, डिप्रेस क्लास है, अगर उसके लिए कोई कानून बनता है तो आप ये आरोप नहीं लगाएंगे कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस है। समझिए पूरी बात को। आप ये कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस आपने कर रखा है, नहीं। डिस्क्रिमिनेशन किया है हमने, कैसा किया है, रैशनल पे किया है, रैशनैलिटी के आधार पर किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ऐसी ऐसी बातें क्या है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या है। अब एक बात सुनिए बात। अब ये प्रॉपर्टी की बात करता है तो अब आपने देखा होगा कि हमने कितने कितने हमारे पास फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट कितने थे अपने पास, 7। आज कितने, एक कहाँ गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी गया। क्या गया, राइट टू प्रॉपर्टी गया, जो 31 में था। क्यों गया, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट में कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसलिए उस राइट को क्या बना दिया हमने, लीगल राइट बना दिया कि अगर हम आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे तो उसके बदले में कंपनसेशन देंगे आपको, हम कुछ पैसे देंगे, कुछ अमाउंट देंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बात। और वो पर्पज क्या होगा उसे एक्वायर करने का, लैंड को पब्लिक पर्पज होगा, पर्सनली यूज के लिए एक्वायर नहीं करेंगे हम। सीएम साहब कहे मुझे अपनी कोठी बनानी है, बंगला बनाना, नहीं मिलेंगे। फैक्ट्री लगानी, रेल ट्रक जाना है, मिलेगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात। तो राइट टू प्रॉपर्टी को भी हमने क्या करा, अगर राइट टू प्रॉपर्टी बना रह जाता तो आपको लगता है कि हम इतना डेवलपमेंट कर जाते। आप क्यों टैक्स देते, आपके जो पापा हैं, पापा जी जहाँ भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो क्यों वो जीएसटी देते, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी होता। आप अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स क्यों देते, क्योंकि मैंने अर्न की, मैं क्यों दूं भाई। तो फिर वो छोटा वाला जो आदमी है जो रूट लेवल पे है, उसका क्या होगा, उसके पास तो है नहीं। वो तो एक तरह से कह सकते हो आप रिसोर्सेस लेस है, रिसोर्सेस लेस है, नहीं है, तो उसके पास नहीं होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि मॉरल इक्वलिटी में हॉब्स ने अपनी अलग दी है और लॉक ने अपनी अलग बात की गई है। तो इस बातों को ही अब आपको आगे समझना है। पॉलिटिकल क्या कह रहे हैं भाई, इसमें कहीं बेंथम दिखे आपको, दिख गए, देखो मैं कह रही ना, बेंथम ने कही थी ये बात, ये रे बेंथम। क्या कही इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ द वन वोट वन पर्सन वन वोट। कि जो पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि पहले, जैसे आज भी ब्रिटेन में राइट टू इक्वलिटी नहीं है। राइट टू इक्वलिटी तो है, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। अभी आप लिखना चाहो तो लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इस बात को ब्रिटेन को लेकर। ब्रिटेन का क्राउन है नहीं है, वो कहता है कि राजा कभी कोई गलत काम नहीं करता, सीट पे बैठा हुआ है, 10 मर्डर हो जाए कोई केस नहीं बनता उसके खिलाफ। स्पेशल प्रिविलेज है उसके पास। समझ रहे हो आप हमारी बात। विच बिकम द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। जब वोट का राइट होगा, आपने देखा अब राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, नहीं देखते ना, न्यूज भी नहीं देख रहे हो आजकल, देख रहे हो राघव चड्ढा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं भाई साहब राइट टू रिकॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? राइट टू रिकॉल। ये क्या है भाई? राइट टू रिकॉल क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में काम करता है वो। समझ रहे हो? डेमोक्रेसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या है। स्विट्जरलैंड में आज भी है, स्विट्जरलैंड में आज भी राइट टू रिकॉल क्या होता है बेटा? हमारी सुनो। मैं आया ईटानगर और मैंने कहा कि भैया मुझे वोट दे दो, मैं ये काम आपके करूंगा। आपने कहा चलो सर को हम जानते हैं, चलो वोट कर दिया। अब सर निकल गए दिल्ली। आप ढूंढ रहे हो सर कहाँ गए? यार ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो अब जब आपने मुझे एमपी बनाया है तो आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप मुझे एमपी से हटा दो, वापस बुला लो, आ जाओ भाई। राइट टू रिकॉल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या बोलते हैं? राइट टू रिकॉल का काम हमारे पास नहीं है। हम वोट दिए और 5 साल के लिए फंस गए। अब उसकी मर्जी है सामने वाले की, वो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। आपने देखा होगा नहीं कि जब विधायक आते हैं तो ऐसे आते हैं भाई साहब, और जब बन जाते हैं तो क्योंकि तुम्हारे पास कोई राइट बचा नहीं है, तुम अपनी पावर को यूज कर चुके हो। कहाँ? इसके जरिए वोट दिया 5 साल, अब तो 5 साल के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। इससे पहले तो आपको जो वो करेगा वो सहन करना पड़ेगा। तो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं राघव चड्ढा, कि जब हम किसी को बना सकते हैं तो हमें उसका हटाने का राइट भी होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में है ये राइट टू रिकॉल, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर आप काम नहीं करते तो आपको एक 5-6 महीने वेट करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे? इलेक्शन होगा और आपको हटा दिया जाएगा। तो he also believe in the concept of rule of law, that is legal equality। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं? है नहीं? लीगल क्या है? रूल ऑफ लॉ के ये कॉन्सेप्ट किसका है? रूल ऑफ लॉ का है, जिसे क्या कहते हैं हम? लीगल इक्वलिटी कहते हैं। स्पेशल काम ये होना चाहिए उसमें, ये वाला, कि अगर वोट का राइट सबके पास होगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के। इन्होंने फीमेल की बात की, वुमेन को भी किसकी बात करी है? वोटिंग राइट की बात करी है। इन्होंने स्लेब को भी, स्लेवरी सिस्टम था नहीं, उसके लिए भी कही है। नहीं तो स्लेवरी सिस्टम चलता रहेगा। आप देखेंगे यूएसए में चलता ही रहा, जो ब्लैक लोग थे उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहा। तो ये काम नहीं होना चाहिए, राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। तो पॉलिटिकल लीगल देखा हमने, इक्वलिटी ऑफ आउटकम और रिजल्ट। ये क्या है भाई? moral, legal and political equality is also known as the formal equality, which emphasize over equality in term of common rule and procedure। देखिए वो ये बात कह रहे हैं इसमें कि जो मोरल, लीगल और पॉलिटिकल इक्वलिटी है, ठीक, मोरल, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी है, वो क्या है? एक फॉर्मल इक्वलिटी है। कैसी है? फॉर्मल इक्वलिटी है, ठीक, कॉमन रूल एंड प्रोसीजर में। मतलब मेरे कहने का मतलब है वो ये बात कह रहे हैं कि सभी लोगों के साथ, किसके लिए? पर्सन के साथ। पर्सन में मतलब सारे लोग शामिल हैं, फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, और कोई अलग अलग सिस्टम है हर आदमी का। तो क्या होनी चाहिए इसमें? मेल के साथ अलग नहीं होना चाहिए, फीमेल अलग नहीं होनी चाहिए, स्लेवरी सबके साथ सबके पास एक राइट होना चाहिए। कौन कौन सा? मॉरल, लीगल एंड पॉलिटिकल। कोई डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे उसके साथ नहीं होना चाहिए कि आदमी ये कहने लगे कि साहब इनके साथ ऐसा क्यों किया गया है या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करा गया है। पॉलिटिकल, लीगल दिखना भी चाहिए, रिजल्ट होना ही नहीं चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में
आज भी पार्लियामेंट में 33% कौन होनी चाहिए? फीमेल। कानून नहीं पास करा इन लोगों ने। जो पंचायत है उसमें 33% फीमेल की बात की गई रिजर्वेशन की। आर्टिकल 234D में, कौन से में? 2343D में रिजर्वेशन की बात की गई। वहां आज भी 1/3 महिलाएं हैं। बिहार एक ऐसा है जिसने 50% करा, गुजरात ऐसा स्टेट है जिसने 50% करा, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं है भाई? बताइए अब आप, पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट हैं लोगों के कि एक जाति विशेष के लोग ही ज्यादा बनेंगे उसमें, क्योंकि रिजर्वेशन जब महिलाओं का होगा तो ठीक, फीमेल का होगा, जेंडर के आधार पर होगा। तो आज भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मल इक्वालिटी चाहिए, कैसी कैसी? मोरल, पॉलिटिकल एंड लीगल, तो फिर क्या होना चाहिए? सबके साथ इक्वालिटी के साथ व्यवहार होना चाहिए, प्रोसीजर में दिखनी भी चाहिए। जैसे कि इंडिया में आज भी क्या नहीं दिख रही है आपको? पार्लियामेंट में ऐसा नहीं। अरुणाचल प्रदेश में फीमेल MLA नहीं बन रही है, यूपी में नहीं बन रही, सब जगह बन रही है, लेकिन जो सर्वोच्च यानी कि कहते हैं जो सुपर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लेजिस्लेचर है उसमें आज भी फीमेल नहीं। तो आप अगर कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें बताएं ये बात। पॉलिटिकल्स पे अगर कोई ऐसे आता है उसमें फीमेल की बात आती है तो आप बताएं कि पॉलिटिकल राइट कहाँ है अभी भी इंडिया में? अभी भी इंडिया में इतना कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी भी लोअर एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है जो होना चाहिए। तो आप डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ कर रहे हो? जेंडर के आधार पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं भाई? क्यों भाई, मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए? आउटकम होनी चाहिए एंड वांट टू मेंटेन इक्वल कंडीशन और सेम सरकमटेंस फॉर एवरीवन। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए सबके साथ क्या होना चाहिए? सेम व्यवहार होना चाहिए, ठीक। और कैसे? सरकमटेंस में, सेम सरकमटेंस में सेम इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कहीं है और कोई कहीं है, ठीक। said that is only possible thought destructions of the capitalism, legal equality, meaningless absence of economical equality। वो कह रहा है कि अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी अगर आप किसी को दे भी रहे हो और उसके पास अगर इकोनॉमिकल इक्वलिटी नहीं आती है तो ये वाली अपने आप मीनिंगलेस हो जाती है। आदमी देखिए, आज भी मैं आपको अपनी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की एक बात बता रही हूँ। अगर आपके पास पैसा है, इकोनॉमिकली मजबूत है, तो ना तो आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना आपकी फैमिली के साथ होगा, ना कोई पॉलिटिकल करेगा, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, और ना कोई अदर करेगा, ठीक। फिर भी उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कहीं जगह कि अगर किसी कम्युनिटी का आदमी बहुत पैसे वाला है तब भी कुछ कम्युनिटी के लोग उसके पास बैठने को तैयार नहीं है, स्पेशली उस साइड में, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में, ठीक। आज भी वो अपने एक अहम में रहते हैं, ईगो में रहते हैं कि हम इस जाति के हैं, इस रिलीजन के हैं, तुम बेशक पैसे वाले हो गए हो लेकिन हमारी बराबर नहीं हो। समझ रहे हो आप हमारी बात? तो वो कह रहा है कि अगर इकोनॉमिकली मजबूत नहीं हुआ है तो पॉलिटिकली मजबूत होने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। इसलिए इस आदमी को रोको किसी तरीके से। कार्ल मार्क्स ये बात कहते हैं कि इसे रोको, जब तक ये है तब तक डिस्क्रिमिनेशंस होता रहेगा।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि जब तक इकोनॉमिकल और सोशल वेलफेयर ना हो, इक्वलिटी ना मिले आदमी को, पॉलिटिकल इक्वलिटी बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या दे रहे हो? वोटिंग राइट दे रहे हो, तो वोट लेके ही क्या करोगे? काम तो उसका आपको करना नहीं है कोई भी। तो ये कौन है? ये कार्ल मार्क्स हैं, ये मार्क्सवादी हैं जो ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट को ख़त्म करो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिकल इक्वलिटी जब मिलेगी तो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर आप उसे अब देखें। रियल इक्वलिटी इज द प्रेजेंट इन द कम्युनिस्ट सोसाइटी। थिंकर मेलवॉन ये कह रहे हैं कि इन्होंने किताब लिखी है इस पर, इस किताब को आपको रेफरेंस भी देना है आपको। न्यू क्लास किसकी है? इनकी है। ये रेफरेंस भी देना है आपको अपने मेंस के पेपर। एंड ही सेड दैट मार्क्सिस्ट सोसाइटी आल्सो बिकम ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ प्रोलेटेंट इंस्टेड रूल ओवर। ये बात ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है? ब्यूरोक्रेसी काम करती है इस तरीके से, ये ऑफिसर बैठा हुआ है, ये हायरार्की है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। सुनिए, स्ट्रिक्ट तरीके से काम करती है। यहाँ आदेश आता है, ये आया, इन साहब ने ऑर्डर दिया इसे, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है ऑर्डर, ठीक, ये है रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है क्योंकि रूट लेवल पर ये बैठा हुआ है। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये सीधे गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जिले पर डीसी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सीधा चीफ सेक्रेटरी के। और चीफ सेक्रेटरी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सीएम के। और सीएम किसके लिए हैं? गवर्नर के। और गवर्नर किसके लिए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। गवर्नर को किसने अपॉइंट किया? तो रेस्पॉन्सिबल वो किसके लिए होगा? अब आदेश आएगा कि उस गांव में ये प्रॉब्लम होगी, पहुंचो, तो सबसे पहले ये आदमी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ऑर्डर को फॉलो करेगा। कौन है ये? पुलिस। तो क्या है कि ये मार्क्सवादी जो है वो ये बात कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है वो कैसे काम कर रही है? ब्यूरोक्रेट्स की तरह काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? ब्यूरोक्रेट्स की तरह काम कर रही है। इसलिए ऐसे हालात में जब तक ये कैपिटलिस्ट खत्म नहीं हो, ऐसे हालात में राइट टू इक्वलिटी या इक्वलिटी की बात करना बेईमानी हो जाएगी। ऐसे हालात में क्या हो सकता है? बेईमानी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है? इस हायरार्की में काम करती है। सीधे आदेश नीचे आते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जाती है। ये किताब लिख लेना, न्यू क्लास। हाँ भाई, पढ़ो इसे, क्या कह रहा है ये? वेलफेयर स्टेट में इक्वलिटी की कैसे आप कॉन्सेप्ट फिक्स करेंगे? किसमें? वेलफेयर स्टेट में। वेलफेयर स्टेट है नहीं अभी अपना। कैसे करेंगे आप बताइए? दो ही चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
अब देखिए, ऐसी कोई सोसाइटी वर्ल्ड में नहीं है जहाँ डाइवर्सिटीज़ नहीं है, जो है ऐसी कोई वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें डाइवर्सिटीज़ नहीं है, सब जगह डाइवर्सिटीज़ है। इसलिए राइट टू इक्वलिटी की बात अगर आप यूके में करते हो तो यूके खुद अपने आप में इक्वलिटी के साथ नहीं है, वहाँ भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। आपने तो सुना होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस लोकसभा वहाँ की। आज भी आप देखेंगे कि वहाँ अगर कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने के लिए या तो वो हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा, HOC में जाएगा, है नहीं, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, HOL। जब वो HOL में जाएगा तो HOL में जाने के बाद HOL उसे पास करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल मामला जाता है तो क्रिमिनल मामला कहाँ चलता है, सुनिए तो सुनते रहिएगा आप पहले मेरी बात। सबसे पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाएगा हाई कोर्ट में, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब वहाँ हाई कोर्ट तो है ही नहीं, क्यों, स्टेट ही नहीं है, तो सीधा मामला कहाँ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला अपना दिया क्रिमिनल में, मान लीजिए डेथ पेनल्टी दे दी, तो डेथ पेनल्टी को चैलेंज कहाँ करा जाएगा, वो करा जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। अपने यहाँ जब डेथ पेनल्टी दे देता है सुप्रीम कोर्ट तो कहाँ जाते हैं हम, आर्टिकल 72 में सीधे प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। यहाँ कहाँ जा रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जा रहे हैं। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। सुना है वहाँ की पार्लियामेंट के बारे में कोटेशन सुनिए आपने, को मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के सिवा वहाँ की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के सिवा ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। और यूएसए में क्या है, सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। उसके जो भी वर्डिक्ट होंगे वो क्या होंगे, इंप्लीमेंटेशन दिए जाएंगे। यहाँ आप किसे दे रहे हैं भाई, जो कि क्रिमिनल जस्टिस किसे करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप भेज रहे हो तो किसके पास, क्राउन के पास आना चाहिए। इंडिया में कहाँ जा रहा है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसे तुरंत माफ थोड़ी कर रहे हैं। उसके पीछे, प्रेसिडेंट के पास भेजने के पीछे एक दिमाग में चल रही थी, हमारे दिमाग में ये चल रही थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा नहीं है जो गलतियां नहीं करता। इसलिए ऐसा ना हो कि गलतियां इस तरीके से पेश की गई कि वो दोषी सिद्ध हो गया, एक्यूज्ड हो गया वो, और पता चला ईमानदारी में वो दोषी नहीं था, क्रिमिनल नहीं था, और उसे फांसी दे दी। कल को पता लगा वो तो यार बिल्कुल इनोसेंट आदमी था, तो फिर क्या करेगा। इसलिए कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एरर से बाहर नहीं है। इसलिए एक अंतिम अपील का राइट दिया जाए प्रेसिडेंट को कि भाई हो सकता है कि हमसे कोई प्रोसीजरल गलती हुई हो, कोई इंटेंशनली हमने आपको परेशान करा हो, ऐसा भी तो हो सकता नहीं। तो इसलिए लास्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, स्पेशली डेथ पेनल्टी पर कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और वहाँ कहाँ जा रहा है, HOL के पास। तो HOL के पास क्यों जा रहा है, राइट टू रूल ऑफ लॉ तो ये बात कहता ही नहीं। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है कि भाई इस पर डिसीजन कौन देगा, न्यायपालिका देगी, जुडिशरी देगी। और इन्होंने HOL के पास, HOL जो कह देगा वो काम हो जाएगा। वो हो सकता है उसे माफ़ भी कर दे, हो सकता है उसकी पेनल्टी को बढ़ा दे या घटा दे या कुछ और कर ले। चलिए भाई नेक्स्ट। अब वही क्लासिकल है, बिहेवियरवादी है नहीं, तो क्लासिकल क्या कह रहे हैं, देख लो भी क्या कह रहे हैं। According to the classical thinker imposed by the Jeremy Bentham, Bentham को याद रखना आप, welfare refer to the happiness which is understood net balance of pleasure over pain
इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस। क्लासिकल थ्योरी वाले तो सीधे सीधे इक्वलिटी को यही बात मानते थे कि भाई जितने सेम ग्रुप हैं उनके साथ सेम होना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसके साथ है, वो बाय गॉड है ना कि बाय लॉ है। ठीक है, भगवान के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन से तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो इनका कहने का मतलब यही बात था कि नेट बैलेंस जो है इन लोगों ने बनाया है। किसने, भगवान जी ने बनाया है या फिर लोगों ने बनाया? जो सिस्टम चल रहा है वो ट्रेडिशनल में आता था। क्लासिकल थिंकर इस बात की बात करते थे। चलिए, बाकी आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेगा। क्या कह रहे हैं ये भी अपनी फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या कह रहे हैं भैया, क्या होनी चाहिए? मिडिल पथ, बीच का रास्ता बिटवीन फॉर्मल इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम। ना वो ज़्यादा अच्छी है ना वो ज़्यादा अच्छी है, इसलिए कोई बीच का रास्ता इसमें ले लिया जाए। और बीच का रास्ता क्या क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, ये कौन है? जॉन राल्स। अरे भाई, चलिए। B of the equality of resources most expressly identified with B of the John Rawls, Donald Trokin and रोकोवस्की, एरिक रोकोवस्की, है नहीं? ये बात इस बात को कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो इक्वलिटी है वो सोशल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी होनी चाहिए और पॉलिटिकली भी होनी चाहिए। तीनों होनी चाहिए। और उसमें तीन लोगों में कौन कौन है मेनली है? रॉल्स, ट्रॉकिंस और ये सोर्स की बात बता रहे हैं। कहाँ कहाँ से हमारे सोर्स होने चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सोशल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली होनी चाहिए और पॉलिटिकली भी होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब ये अपने अपने थिंकर हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। रुको, चलिए भाई ये देखते हैं अब। रोल्स एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बेटा अपने पास? जॉब्स होनी चाहिए, राइट टू अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 कहता है ये बात। आर्टिकल 16 क्या कहता है? जॉब्स में होनी चाहिए। कौन कौन सी जॉब? गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में होनी चाहिए। दूसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए। अब अगर हम किसी कास्ट या जाति के लिए दो ही जगह जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर्स है, रिलीजन नहीं, ठीक, तो अगर हमने कुछ ऐसा किया है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज दिए हैं तो फिर हमने गलती कहाँ करी है? ठीक, गवर्नमेंट जॉब में क्या होनी चाहिए? राइट टू इक्वलिटी की होनी चाहिए। आर्टिकल 16 जो बात कहता है, 1 2 3 4 4 जगह बात बोलता है वो। अभी आपने देखा होगा जितने रिजर्वेशन हमने दे रखे हैं, अभी EWS दिया है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो दिया है, वीकर सेक्शन को,
वो 16(4) है, उसमें क्या जोड़ा हमने, 16(4) है, क्लॉज जोड़ा है। कि सवाल ये है कि जो अब जो रिजर्वेशन पर जो डिबेट है वो इस बात को लेकर है कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 बर्ड्स के लिए दिया था, वो आज तक बढ़ता चला रहा है। दूसरी बात, जब एक आदमी, एक परिवार, मान लीजिए आप एक बार गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं इंडिया में, सीईओ बन जाते हैं, तो कहा भाई इंडिविजुअल जो आपका परिवार है, आपका परिवार का मतलब आपके बच्चे, आपकी बीबी, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। सवाल ये है, डिबेट ये है, क्योंकि आप उन चीज़ों से ऊपर आ गए। अब सही बात तो ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भाई है, पिताजी के 2 बेटे, एक आपका छोटा भाई गांव में किसानी करता है, आप बाहर पढ़ने आ गए, आप तो सीईओ बन गए, भैया लगे रहे उसमें, किसमें बोला, एग्रीकल्चर में। अब उनकी जो मैरिज हुई तो उनके भी बच्चे हुए, क्या वो ईटानगर में भेज सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन उस तरह की ना हो उनकी? ऐसा नहीं, हो नहीं सकता, हो तो सकता ही है, सिचुएशन हो सकती है, इतने अर्न कर रखा हो पैसा या वो अवेयर हो, तो क्या अब जो है आपके बच्चे तो फिर सीईओ बन जाएंगे? क्या भैया के बच्चे सीईओ बन पाएंगे? तो सवाल ये डिबेट है कि रिजर्वेशन को सिर्फ 10 बर्ड्स के लिए दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि लोग बराबरी में आ जाएं। ठीक, अब वो कहते हैं कि बराबरी में आ चुके हैं, वो कह रहे हैं अभी बराबरी में नहीं आए हम, तो इसका बीच का रास्ता क्या है? इसके बीच का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई जिसे एक बार रिजर्वेशन का प्रॉफिट मिल गया है, फॉर एग्जाम्पल वो गजेटेड पोस्ट पे आ गया, आईएएस बन गया है, आईपीएस बन गया है नहीं, डीसी बन गया है, तो जो उसके फैमिली के और लोग हैं उन्हें भी तो उसका फायदा मिलना चाहिए। डिबेट ये है, और कोई डिबेट नहीं है। ठीक, तो वो ये कहते हैं कि जॉब्स में इक्वलिटी होनी चाहिए, एजुकेशनल में होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक बच्चा तो अपनी फीस जमा कर सकता है घर से लाकर, एक बच्चा नहीं भी कर सकता, तो फिर राइट टू इक्वलिटी कहाँ रह गई, राइट टू अपॉर्चुनिटी कहाँ हो गई? भाई यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए सबके पास राइट होना चाहिए, ना तो हम उसका ये देखें कि किस रेस का है, ना उसका रिलीजन देखें, ना उसकी जाति देखें, ना उसका प्लेस ऑफ बर्थ देखें। ठीक, सिर्फ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन, सेकंड रिक्वायरमेंट है उसकी एज 21, यही तो है भाई, बाकी हमें कोई शिकायत नहीं। हाँ, उसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, मान लीजिए आईपीएस है, इसकी एक मिनिमम हाइट चाहिए या नहीं चाहिए, कलर विजन नहीं चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं पास हो गया यूपीएससी में और मैंने कहा मुझे तो आईपीएस चाहिए, तो भाई साहब आप फिजिकली फिट नहीं है, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप एक मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर है मेरे ख्याल से, तो उतनी है तो मिलेगी। अब उसके आधार पे आप ये कह के नहीं सर ये तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस है, मुझे क्यों नहीं आईपीएस दे रहे आप, तो आप समझें उस बात को, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग है उस जॉब की, और आपकी बॉडी की सिचुएशन अलग है, आप दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, वहां तो रात के 12 बजे भागना पड़ेगा क्रिमिनल को पकड़ने के लिए और दिन में भागना पड़ेगा। तो देखो प्लीज हम आप अब इस पे ये आप एलिगेशन ना लगाएं कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस हो गया है, समझ गए आप मेरी बात? अब रेलवे में आपको जॉब चाहिए और कलर में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे, रेड में और ग्रीन में, तो मरवाओगे, क्या करोगे? फिर आप कह रहे हो राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस है, तो आप मेरी बात समझिए ना, जो ये लोग कह रहे हैं इक्वलिटी का मतलब ये है कि रैशनैलिटी के साथ इक्वलिटी चाहिए भाई, जबरदस्ती अंधाधुंध वाली नहीं चाहिए। मान लीजिए आईपीएस में पहुंच गए सब, और जो कांस्टेबल है वो ये, तो आईपीएस ऐसे देख रहे हैं भाई, मिनिमम तो हो यार, कम से कम आदमी को बॉडी पर लगे तो सही आईपीएस है।
और आप कह रहे हो साहब रेलवे में मुझे जॉब चाहिए पायलट की, और आप कलर में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, ग्रीन में रेड में, तो फिर तो आप कहीं लड़ा दोगे कहीं ले जाके। तो आप मेरी बात समझिए, डिस्क्रिमिनेशन है तो कैसा है, रैशनैलिटी के साथ है, तार्किक है। हम कह रहे भेदभाव ना करो, करो, लेकिन कैसा होना चाहिए, रैशनैलिटी के साथ होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत आगे चल के आ जाए। हाँ। नहीं, आप पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा, वहाँ कहीं डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होता, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, ना पीटी में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में, आपको प्रमोट किया जाता है। यूपीएससी तो चाहती है कि सारे लोग आने चाहिए, पूरी कंट्री के, स्टेट के लोग आने चाहिए हमारे पास। भाई अरुणाचल प्रदेश की प्रॉब्लम्स को आपसे अच्छा कौन जानेगा, आप ही जानोगे, लोकल ही जानोगे, नहीं है नहीं। अब मान लीजिए मैं आईएएस बना और मुझे कैडर मिल गया अरुणाचल प्रदेश, तो क्या अरुणाचल प्रदेश की इतनी जानकारी मैं रखता हूँ, मैं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। तो हो सकता है मेरा वहाँ डेवलपमेंट में अच्छा नहीं कर पाऊँ, कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम रह जाएगी, क्योंकि या तो मैं हिंदी बोलूँगा या इंग्लिश बोलूँगा, और आपकी लोकल लैंग्वेज में लोग अगर आ गए किसी गांव से, तो मैं ट्रांसलेटर बैठाऊंगा वहाँ, वो बताइए भी क्या कह रहे हैं, ये क्या समस्या है इनकी, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप पहले मेरी बात समझ रहे नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए, इसलिए प्रोविंशियल सर्विस बनाई हमने, जो आपकी ये प्रोविंस की, यहाँ कौन आएगा, यहाँ लोकल ही आएगा, और लोकल अगर आएगा तो लोकल की बात को वो समझ लेगा, और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन बाहर के आदमी को समय लग जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई दिन से तो मतलब मैं अपना कम्युनिकेशन, अपना माइंड सेट करता करता परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि या तो मेरा लेवल बहुत ज़्यादा चला जाता है या फिर बहुत लो हो जाता है। अब मैं जब आपके चेहरे देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये बाउंस कर रहे हैं, तब मैं थोड़ा और डाउन होता हूँ। तो क्या है ये कम्युनिकेशन की तो प्रॉब्लम आ रही है, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें अगर हमने कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया है, एससी को, एसटी को, फीमेल को, हैं, गर्ल्स को, पॉक्सो एक्ट बनाया है हमने, तो बच्चों को सुरक्षित रखने से लिए, तो कैसा है, रीजनेबल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब, आपने तो कहा है कि हम आर्टिकल 15 क्या कहता है, वो कहता है कि जी हम देखिए कास्ट, पांच पांच वर्ड है वहां लिखे हुए, कास्ट, रिलीजन, रेस, हाँ रेस, ठीक, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। कितने कितने वर्ड लिखे हुए हैं आर्टिकल 15 में, 5 है नहीं। क्या नहीं करेंगे हम, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जो जो फंडामेंटल राइट का वायलेंस करता हो। एग्जाम्पल, एक रिलीजन की बात करते हैं हम, मुस्लिम, मुस्लिम की जानकारी बहुत दे दूंगा मैं आपको, शायद आपको उतनी जानकारी नहीं हो, है नहीं। यहाँ जो मैरिज हो रही कैसा हो रही है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तब तक हम आप साथ हैं जब तक हमारी आपकी बन रही है, नहीं बन रही, जो बच्चे हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको मेंटेनेंस 3 महीने दूंगा, ठीक, अगर आप प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक दूंगा, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं यही तो आपको समझा रहा हूं। डिस्क्रिमिनेशन है किसके आधार पर, प्लस किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर है, किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर। एक लेडी नहीं डर रही क्योंकि उसका हस्बैंड उसे तलाक ऐसे दे ही नहीं सकता,
या तो आपस में कंसेंट से लेंगे हम, या फिर कोर्ट से मिलेगा। यहाँ तलाक कैसे हो रही थी? तो आप डिस्क्रिमिनेशन किसके आधार पर कर रहे थे? जेंडर के आधार पर कर रहे थे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? हम करेंगे नहीं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि हम इसके आधार पर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही नहीं। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है इंडिया में? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि सिर्फ एक शादी करेगा आदमी। कुछ ट्राइब्स में अलग अलग कस्टम है मैरिज करने के। कई जगह एक फीमेल कई पुरुष से शादी करती है, कई जगह कई पुरुष एक फीमेल से शादी करते हैं। इंडिया की बात बता रही हूं मैं, कि बाहर नहीं घुमा रहे आपको। ठीक, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन किसके आधार पर है? जेंडर के आधार पर भी है, रिलीजन के आधार पर भी है, ये नहीं है? दो जगह स्पेशल तो है, कास्ट के आधार पर भी हो सकता है, रिलीजन और जेंडर के आधार पर तो है ही कम से कम। तो कहा भाई प्रियम्बल कहती है हम तीनों जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो आप सोशल जस्टिस कहां कर पा रहे हो? एक फीमेल तो चाहे वो किसी भी रिलीजन की है तो फीमेल, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, क्या है? फीमेल है। तो उसके साथ आप जेंडर के आधार पर तो इनइक्वालिटी हो ही रही है। तो कहा क्या करा जाए? बोले भाई एक काम करो, पहले स्टार्टिंग करो। और स्टार्टिंग करी उन्होंने ट्रिपल तलाक से, कि अब तलाक पे कानून बनाए, कोई भी हस्बैंड किसी भी फीमेल अपनी पार्टनर को क्या नहीं करेगा? तलाक नहीं देगा। तलाक देगा तो कोर्ट के जरिए होगी। फिर कोर्ट के जरिए होगी तो उसमें मेंटेनेंस फिक्स करा जाएगा। यहां अभी उसके पास कोई मेंटेनेंस की पावर थी? कुछ नहीं, सिर्फ कितने दिन? 3 महीने। उसके बाद कोई नहीं, कितने बच्चे हैं ले जाओ अपने साथ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा फैमिली टूट रही थी या बन रही थी? टूट रही थी। तो उसका क्या हो रहा था? जो हमने रूल ऑफ लॉ की बात करी, जो हमने इक्वलिटी की बात करी, तो इक्वलिटी मिली कहां उन्हें? जो बेसिक नीड है वो ही नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बेटी का तो कोई घर ही नहीं बना, बेटी के लिए कोई घर ही नहीं बना। पापा कहते दूसरे घर जाएगी, दूसरे घर कहते दूसरे घर से आई है। इस बहन बेटी सबके साथ है ना, हर फैमिली में है, और सबको इन चीजों को देखना। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट प्रयास तो कर ही रही है, कानून तो हम ला ही रहे हैं, नहीं ला रहे। अब एक यूसीसी अब और लाना बाकी है हमारे पास, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आ जाए। जैसे उत्तराखंड में आ भी गया है, लेकिन वहां कुछ ट्राइब्स को हमने क्या करा है? प्रिविलेज दे दिया है, एक्सेप्शन में दे दिया है कि ठीक है भी चलो, क्योंकि हम आपसे बाद में सुलटेंगे। अच्छा एक बात बताओ आप दोनों लोग, पोलीगैमी बाईगैमी सही है गलत है? किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में गलत है, बिल्कुल गलत है यार। क्योंकि ये चीजें बायोलॉजिकली भी तो परेशान करती हैं आदमी को। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब गलत चीजें। हिंदू मैरिज एक्ट साफ साफ कहती है नहीं करेंगे आप। ठीक, ट्राइब्स में कहीं कहीं ये चीजें हैं अभी भी, कि मैंने अभी आपको कल परसों बताया, यहाँ की है, हिमाचल प्रदेश के थे, एक लड़की ने 2 भाइयों से शादी करी है। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये आज उस टाइम रिलेवेंट था, उस टाइम रिलेवेंस था उसका, क्योंकि ऐसे युद्ध होते रहते थे, वॉर होते रहते थे, कि या तो पुरुष चले गए या महिलाएं चली गई। लेकिन आज जो हम किस में रह रहे हैं? इक्वलिटी के साथ सोसाइटी में रह रहे हैं। ये चीजें आज अच्छी नहीं लगती हैं, मॉरली एथिकली भी अच्छी नहीं लगती। ये लगती हैं? नहीं लगती। तो ये हमें एक स्टेप तो लेना ही चाहिए, खासकर अवेयर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। कब तक परंपराओं में जीते रहोगे? दादाजी ने जो करा वही पिताजी करेंगे, और जो पिताजी ने करा वही हम करेंगे। तो वो उनकी सिचुएशन उनके साथ थी, आज हमारी चीजें बदली तो हैं कम से कम। तो हमें आपको बदलना चाहिए थोड़ा सा, या नहीं बदलना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ बदलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ नेचर है, बदलते रहना चाहिए भाई। कभी बारिश होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है।
तो आज जो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बदलना चाहिए। मेरी अपनी ये पर्सनल एक एडवाइस है आप लोगों को। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं जो मैंने कहा है कि नहीं सर अब चीज़ें बदलनी चाहिए, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये बायोलॉजिकल भी परेशान करती हैं। तो इसलिए चलो अब इसमें कोई खास चीज़ें बची नहीं है, ठीक है। बाकी मैं इसका नोट्स दे दूंगा आपको, कैपेबिलिटी ये सब पढ़ लियो आप, इसमें वो इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। कुल मिला के राइट टू इक्वलिटी की बात ये कही गई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। या दूसरी बात, जो थिंकर्स हैं जिन्होंने जो क्या क्या वर्डिंग की है उसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, क्योंकि देखिए एसए में लिखते हुए प्लस जीएस में लिखते हुए और पॉलिटिकल साइंस में लिखते हुए, ये चीज़ें तो आपको पता है जीएस में जनरल चीज़ें लिखनी होती है हमें। कोई थिंकर मिले मिल जाए ना मिले चलेगा, लेकिन अगर आप स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई पेपर लिख रहे हो एपीपीएससी का, तो फिर आपको किसी ना किसी थिंकर को है बताना चाहिए कि इसने ये शब्द कहे, तो उससे क्या इफेक्ट बढ़ जाता है उसका। बिल्कुल थोड़ा सा मेंशन कर दे कि 3 शब्द कहाँ से मिले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले, और यही आज तक पीछा करते रहे, और हमारे संविधानों में आज यही चीज़ें सबसे ज़्यादा है। क्योंकि देखिए इतनी इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज है, अगर आप सोचिए कि फिर भी हमने क्या करा, संविधान को बढ़िया तरीके से लागू करा है और बहुत दिमाग लगा के इसे बनाया है बेटा। बेशक वो डिस्क्रिमिनेशन से हम धीरे धीरे उन्हें निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। आप देखेंगे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो बाद में चांद खां हुए क्योंकि कई हिंदूज लोगों ने मुस्लिम बनकर शादियां करी। हाँ, क्योंकि मुस्लिम में 4 शादी करने अलाउड है ना, है अभी भी, लेकिन इस पर अभी कोई कानून नहीं बना है। लेकिन जनरली ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती, जो अवेयर लोग हैं वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। इतनी महंगाई के जमाने में तो एक मैरिज ही आदमी को परेशान कर ले, दौड़ा ले, है नहीं, और आप 4 शादी कर रहे हो, तो क्या आप जस्टिस कर पाओगे उनके साथ? नहीं कर पाओगे, जस्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए भाई, अमृत सेन ये इंडिया के हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ कही है इक्वलिटी पे। ठीक, चलिए मैं इसका आज बताता हूँ, सर से बात करता हूँ। मैंने कहा भाई सर बच्चों को नोट्स दो इनका, शायद वो आज आपको कुछ दे, नहीं दे तो कल देंगे, और ये पीपीटी तो मिलेगा ही आपको। इस बुक से पढ़ा आपने, एनसीईआरटी से पढ़ा बेटा, इसमें क्या चीज़ें मिली, 3-4 जगह बात करी होगी इन लोगों ने भी। ठीक है, इक्वलिटी और भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करिए, इसमें नहीं, नेचुरल जस्टिस की बात करिए। हाँ, नेचुरल इनइक्वालिटीज। चलिए मिलते हैं फिर, हैं कल आपके साथ मिलेंगे लिबर्टी के साथ। कल क्या मिलेंगे, किसके साथ? लिबर्टी के साथ।